Hello everyone, this is Yachika and you're watching Yachika's Bio Insight. So today we are going to study about vaccination as an ongoing worldwide enterprise. तो ये एक पार्ट है चैप्टर 1 ऑफ क्यूबे इम्यूनोलॉजी का, जिसका हमने आधा पार्ट प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट किया था, जो कि थी हिस्ट्री ऑफ इम्यूनोलॉजी. सो नेक्स्ट इज वैक्सीन कैसे इमर्जेंस में आई. हमने ये तो पढ़ लिया, लेकिन आगे इसका क्या रोल प्ले किया, इसमें कैसे हमें पता चला कि वैक्सीन कैसे काम करती है, वो सब हम इसमें आज पढ़ेंगे. तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि 1977 में जो है वो लास्ट केस हुआ था डिस्कवर ऑफ स्मॉल पॉक्स. क्योंकि ये जो डिजीज थी वो पूरी तरीके से इरेडिकेट कर दी गई थी बाय द यूज ऑफ वैक्सीन्स. ओके, तो नेक्स्ट आता है हमारे पास कि स्मॉल पॉक्स को जो है ना वो पोटेंट बायोटेररिज्म थ्रेट माना जाता था, क्योंकि इट कैन कॉज डेथ ऑफ द ऑर्गेनिजम्स पोटेंटली. उसके बाद वैक्सीनोलॉजी में एक नई इमर्जेंस आई ऑफ पैरालिटिक पोलियो. तो जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, पैरालिटिक मींस पैरालिसिस हो जाती थी ऑर्गेनिज्म में, तो इसके अगेंस्ट वैक्सीन प्रोवाइड करी गई ह्यूमंस को या फिर ऑर्गेनिजम्स को, जिसकी वजह से उनमें पोलियो नहीं हुआ. फिर उसके बाद हमारे पास आता है कि इम्यूनोलॉजी के बारे में लोगों को नहीं पता था ज़्यादा, तो WHO ने कैंपेन्स करने स्टार्ट कर दिए ताकि वो नॉलेज स्प्रेड कर पाए अगेंस्ट इम्यूनोलॉजी और उन्हें बता पाए कि इम्यूनोलॉजी है क्या. लेकिन फिर ये धीरे धीरे स्लो डाउन होते गए. क्योंकि रूमर्स फैलती गई कि जो वैक्सीनेशन है उसकी वजह से जो मेल चिल्ड्रन है वो स्टेराइल हो रहे हैं, मीन्स दे आर बिकमिंग इनकैपेबल ऑफ फर्टिलाइजिंग द एग्स. तो इसकी वजह से ये जो कैंपेन्स थे स्लो डाउन होते गए. उसके बाद ये जो है ना, ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है, मीजल्स, मम्प्स, वूपिंग कफ, टेटनस, डिप्थीरिया एंड पोलियो. ये वो कुछ डिजीजेज है जिसके अगेंस्ट वैक्सीन फॉर्म हो चुकी थी और प्रोमिनेंटली यूज हो रही थी ड्यूरिंग दैट टाइम. एक और चीज़ है इसमें कि 1918 में इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक हुआ था, जिसके अंदर 50 मिलियन पीपल लोगों की डेथ हो गई थी, जो कि आज के टाइम में इतना हार्मफुल नहीं है, क्योंकि इसके अगेंस्ट जो है हमारे पास वैक्सीन फॉर्मेशन हो चुकी है. नेक्स्ट है हमारे पास अर्ली स्टडीज ऑफ ह्यूमोरल एंड सेलुलर इम्यूनिटी. अब इसमें बताया कि इम्यूनिटी जो है वो दो टाइप्स की है, सेलुलर एंड ह्यूमोरल. तो ये दो टाइप्स को जो है वो हम इन डिटेल आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे. आज हम पढ़ेंगे कि इनकी इमर्जेंस कैसे ही पता कैसे लगा कि ये दो टाइप्स की है, ह्यूमोरल एंड सेलुलर. तो बात ये थी कि पाश्चर ने ये तो प्रूव कर दिया कि वैक्सीन काम करती है, लेकिन ये नहीं बता पाया कि वो काम कैसे करती है. उसको ये तो नहीं समझ आया कि प्रॉपर वर्क कैसे करती है वैक्सीनेशन. बस उसने ये बताया था कि इसकी अगर हम वैक्सीन यूज करेंगे तो हमारे को वो डिजीज नहीं होगी, पर वो ये नहीं बता पाया था कि क्यों नहीं होगी वो डिजीज, ऐसा क्या हो रहा है बॉडी के अंदर जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो उसके अगेंस्ट कैपेबल हो जा रही है, उससे फाइट करने के अगेंस्ट. उसके बाद हमारे पास एक्सपेरिमेंटल वर्क किया था एमिल वॉन बेहरिंग एंड किटासाटो इन 1890. तो उन्होंने क्या डिस्कवर किया, उन्होंने बताया कि इम्यूनिटी कैसे काम करती है. उन्होंने बताया कि बॉडी के अंदर इम्यूनाइज्ड सेल फॉर्मेशन हो जाती है, जिसकी वजह से बॉडी फाइट कर पाती है और स्पेसिफिक डिजीज के अगेंस्ट. और इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था इन मेडिसिन इन 1901. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको चाहे हम हाईलाइट भी कर सकते हैं कि उन्हें मेडिसिन में नोबेल प्राइज मिला था इन 1901. उसके बाद उन्होंने ना डेमोन्स्ट्रेट किया कि अगर हम एक सीरम, एक एनिमल जिसको हम इम्यूनाइज करते हैं, मतलब जो कि ऑलरेडी इम्यूनाइज्ड है अगेंस्ट डिप्थीरिया, उसका सीरम लेते हैं और उसको ट्रांसफर करते हैं इनटू द अनइम्यूनाइज्ड एनिमल, मींस उसके अंदर वो इम्यूनाइज सेल प्रेजेंट नहीं है, वो कैपेबल नहीं है फाइट करने के डिप्थीरिया के अगेंस्ट. तो उसके अंदर अगर हम वो सीरम डालते हैं इम्यूनाइज्ड एनिमल का, तो उससे क्या होगा, जो एनिमलाइज्ड एनिमल था ना उसके अंदर भी इम्यून स्टेट प्रोड्यूस हो जाएगी. उससे क्या होगा, उसकी बॉडी भी जो है वो डिप्थीरिया के अगेंस्ट फाइट कर पाएगी. तो उन्होंने ये डेमोन्स्ट्रेट करके, बेसिकली उन्होंने ये डेमोन्स्ट्रेट किया था जिसकी वजह से उन्हें नोबेल प्राइज मिला था. फिर बहुत सारे रिसर्चर्स ने इसके ऊपर स्टडी की और उन्होंने बताया कि सीरम का जो एक्टिव कंपोनेंट है
वो 3 काम कर सकता है, या तो फिर न्यूट्रलाइज कर देगा टॉक्सिन को, या तो फिर उनकी प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन कर देगा, या तो फिर एग्लूटिनेशन करा देगा बैक्टीरिया की। और इन तीनों ही केसेस में उनका नाम दिया गया एंटीटॉक्सिन, प्रेसिपिटेंट और एग्लूटिनेंट। ओके, उसके बाद आता है कि स्टार्टिंग में ये माना जाता था कि डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं सीरम के जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं हर एक एक्टिविटी के लिए, लेकिन बाद में ये पता चला ड्यूरिंग 1930s, बाद में ये पता चला कि जो ये सारा रोल प्ले करते हैं वो इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं। बेसिकली उस टाइम पे गामा ग्लोब्यूलिन बोला गया था उन्हें, और ये काम किया था हमारे पास एल्विन के बाद ने। उन्होंने ये काम किया, उन्होंने बताया कि गामा ग्लोब्यूलिन्स होते हैं सीरम के अंदर प्रेजेंट जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में। जिन गामा ग्लोब्यूलिन को हम आगे जाके इम्यूनोग्लोबुलिन भी बोलते हैं, मतलब आज के टाइम पे इम्यूनोग्लोबुलिन बोला जाता है उसे। द एक्टिव मॉलिक्यूल इन इम्यूनोग्लोबुलिन फ्रैक्शन इज कॉल्ड एंटीबॉडी। और जो इम्यूनोग्लोबुलिन है आज के टाइम पे उसका जो एक्टिव पार्ट है उसको हम एंटीबॉडी बोलते हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है बिकॉज ऑफ इम्यूनिटी was mediated by antibodies and antibodies are contained in body fluid। तो बेसिकली ह्यूमोरल क्यों बोला गया, क्योंकि एंटीबॉडीज से मीडिएट होती थी इम्यूनिटी और वो बॉडी फ्लूइड में प्रेजेंट होती थी जिसको हम ह्यूमर भी बोलते थे, तो इसीलिए उसका नाम रखा गया ह्यूमोरल इम्यूनिटी। मीन्स जो भी इम्यूनिटी एंटीबॉडीज से मीडिएट होगी उसको हम ह्यूमोरल इम्यूनिटी बोलेंगे। The observation of Baring and Kitazo was applied to clinical practices. Antisera often prepared in horses were given to patients with variety of illness। तो ये सारी ऑब्जर्वेशन जो बैरिंग और किटासो ने की थी यही आगे क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में यूज हुई। एंटीसेरा फॉर्मेशन इन द हॉर्सेज और उसको मतलब आगे इलनेस क्योर करने के मोटिव से यूज करने लगे। आज के टाइम पे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बनती है जो कि बेसिकली लैब क्रिएटेड एंटीबॉडीज हैं जिसमें एक स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीबॉडीज फॉर्मेशन होती है जो कि उस स्पेसिफिक डिजीज के अगेंस्ट एक्ट करेगी या उस स्पेसिफिक पैथोजन के अगेंस्ट एक्ट करेगी। और ये मतलब बेसिकली एंटीबॉडी बॉडी थेरेपी इन सब चीज़ों में आगे यूज होती है। नेक्स्ट है हमारे पास इम्यूनिटी दो टाइप्स की है, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव मतलब वैक्सीन जो हमें प्रोवाइड कर रही है ना वो एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी मीन्स हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस कर रही है, वो इम्यूनिटी खुद सेल्स प्रोड्यूस कर रही है। पैसिव इम्यूनिटी मीन्स हम किसी और इंडिविजुअल से या किसी और के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर वो एंटीबॉडीज आ रही हैं, तो बेसिकली ट्रांसफर ऑफ एंटीबॉडी विद गिवन स्पेसिफिसिटी। तो न्यूबॉर्न जो हो गए उनके अंदर जो एंटीबॉडीज आती है वो मैटरनल एंटीबॉडीज होती है जो कि IgG और IgA होती है। तो बेसिकली प्लेसेंटा के थ्रू जो आती है वो IgG होती है, इम्यूनोग्लोबुलिन G, और जो मदर मिल्क के थ्रू आती है वो आती है IgA के थ्रू। ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है कि जो पैसिव इम्यूनिटी है ना वो तब दी जाती है इंडिविजुअल को जब इंडिविजुअल इज नॉट कैपेबल टू फॉर्म a proper number of antibodies against a specific disease or specific pathogen। जब मान लो मेरी ही बॉडी है वो किसी पैथोजन के अगेंस्ट फाइट नहीं कर पा रही है, उतनी ज़्यादा एंटीबॉडीज नहीं बना पा रही है ताकि वो उस डिजीज को क्लियर ऑफ कर पाए या उस पैथोजन को क्लियर ऑफ कर पाए, तो हम पैसिव एंटीबॉडीज या पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं उस इंडिविजुअल को। के बाद है एक पार्ट रह गया था, एंटीसेरा टू सर्टेन बैक्टीरियल टॉक्सिन सच एज डिप्थेरिया टेटनस कैन बी एडमिनिस्ट्रेटेड टू इन्फेक्टिव इंडिविजुअल्स टू स्टॉप डिजीजेस कॉज्ड बाय टॉक्सिन्स। तो एंटीसेरा जो है ना वो हम किसी की बॉडी में एडमिनिस्ट्रेट करा सकते हैं, किसी इन्फेक्टेड इंडिविजुअल के अंदर इंसर्ट करा सकते हैं, जिसकी वजह से बेसिकली एंटीसेरा क्या करेगा उस टॉक्सिन्स को या तो फिर हमारे पास क्या बोलते हैं 3 चीज़ें होती है मैंने जो पहले बताई थी, या तो फिर उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, या तो फिर हमारे पास उसको एग्लूटिनेट कर देगा, या फिर हमारे पास उसको प्रेसिपिटेट बना देगा। तो बेसिकली उसके अगेंस्ट एक्ट करेगा और जो भी डिजीज टॉक्सिन की वजह से कॉज हो रही है वो एंटीसेरा बेसिकली रोक देती है उन सारी डिजीजेस को, या उनकी जो प्रोसेस है उसको रोक देगी। उसके बाद आता है इन 83 बिफोर डिस्कवरी दैट सीरम कुड ट्रांसफर इम्यूनिटी
1883 में इवन बिफोर की पता चला कि सीरम जो है इम्यूनिटी ट्रांसफर करता है, एली मेचनकॉफ ने क्या किया था, डेमोन्स्ट्रेट कर दिया था कि कुछ सेल्स होते हैं जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, और उन्होंने बताया था कि ये जो सेल्स है वो कुछ WBCs है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इनगल्फ कर लेते हैं, या जो भी फॉरेन मटेरियल्स है उनको इनगल्फ कर लेते हैं, और उन्होंने उसको इन स्पेसिफिक WBCs को फैगोसाइट्स बोला था। और जो एक्टिव फैगोसाइट्स थे वो बेसिकली फाइंड आउट हुआ था कि मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स ही होंगे आगे जाके, और आज के टाइम पे भी फैगोसाइट्स जो हैं वो हमारी बॉडी के अंदर मैक्रोफेजेस जो कि मोनोसाइट से बनते हैं और न्यूट्रोफिल्स ही हैं। अब हमने कोई भी डिजीज स्टडी करी है तो उसके अगेंस्ट हमारे पास कुछ ना कुछ चैलेंजेस भी आए होंगे, तो अब हम पढ़ेंगे अबाउट सम ऑफ दोज चैलेंजेस, थ्योरेटिकल चैलेंजेस इन इम्यूनिटी। एक कंट्रोवर्सी डेवलप हुई थी कि ह्यूमरल इम्यूनिटी और जो मेचनकॉफ का कॉन्सेप्ट था। अब उन्होंने क्या बोला था, ह्यूमरल इम्यूनिटी क्या बताई थी कि एंटीबॉडीज उसके अगेंस्ट, हमारे स्पेसिफिक पैथोजन के अगेंस्ट एक्ट कर रही है, लेकिन मेचनकॉफ ने बोला कि फैगोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। तो ये दो कंसेप्ट्स आ गए, ह्यूमरल इम्यूनिटी एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, जो कि आज के टाइम पे दोनों करेक्ट है, लेकिन उस टाइम पे कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई थी, पता ही नहीं चल रहा था कि कौन सी चीज सही है कौन सी गलत। फिर आई अर्ली स्टडीज वर हिंडर्ड ड्यू टू लैक ऑफ जेनेटिकली डिफाइंड एनिमल मॉडल एंड मॉडर्न टिश्यू कल्चर टेक्निक्स। अब जितनी मॉडर्न टिश्यू कल्चर टेक्निक्स है, जितने जेनेटिकली डिफाइंड एनिमल मॉडल्स आज प्रेजेंट है, उतने उस टाइम पे नहीं थे, जिसकी वजह से वो प्रॉपर तरीके से स्टडी नहीं कर पाए, जिस तरीके से अगर आज के टाइम में हुआ होता तो वो आज कर पाते। फिर आता है स्टडीज विद सीरम टुक एडवांटेज रिवीलिंग ह्यूमरल इम्यूनिटी बट लैग्ड बिहाइंड इन रिवीलिंग सेलुलर इम्यूनिटी। ये चीज बहुत कॉम्प्लेक्स वे में लिखी है बुक में, बट मैंने इसको सिंप्लीफाई किया है कि जो स्टडीज है सीरम के थ्रू, उसने तो ये तो बता दिया कि ह्यूमरल इम्यूनिटी कैसे वर्क करती है, बट वाज अनेबल टू क्लैरिफाई दैट सेल्यूलर इम्यूनिटी कैसे प्रोवाइड करती है, कैसे हमारी बॉडी के अंदर एक्ट करती है। इन 1940s मैरिल चेज succeeded in transferring immunity against tuberculosis organism by transferring WBCs between guinea pig। तो ये जो फर्स्ट एनिमल मॉडल को यूज करके जो उन्होंने इम्यूनिटी प्रोवाइड करी थी वो था। With emergence of cell culture technique in 1950s, lymphocytes were identified as cell responsible for both cellular and humoral immunity। तो अब क्या हुआ, इमर्जेंस हुई सेल कल्चर टेक्निक्स की, तो उससे पता चला कि लिम्फोसाइट जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल है दोनों ही टाइप्स की इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में। सो नेक्स्ट इज, अब हमें ये तो पता चल गया कि लिम्फोसाइट जो है वो सेलुलर और ह्यूमरल दोनों इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, दोनों इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन उसके बाद एक एक्सपेरिमेंट हुआ चिकन्स के साथ, जो कि किया था हमारे पास ब्रूस क्लिक ने। उन्होंने बताया कि हमारे पास दो टाइप के लिम्फोसाइट्स होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, अब टी लिम्फोसाइट्स, टी फॉर टी लिम्फोसाइट्स एंड टी फॉर थाइमस, मींस टी लिम्फोसाइट्स जो बनेंगे वो बनेंगे थाइमस के अंदर, और ये हमें प्रोवाइड करते हैं सेल्यूलर इम्यूनिटी, और हम कह सकते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। नेक्स्ट है हमारे पास बी लिम्फोसाइट्स, जो कि हमारे पास बनते हैं बर्सा फेब्रिशियस में। एक आउटग्रोथ होती है आउटग्रोथ ऑफ क्लोएका इन बर्ड्स, ठीक है, कि अ टाइप ऑफ लिम्फोइड ऑर्गन है जिसके अंदर बी लिम्फोसाइट्स बनते हैं। सिर्फ चिकन्स की बात करें, उन्होंने चिकन्स में ये एक्सपेरिमेंट किया था, तो उन्होंने ये सिर्फ चिकन में बताया है कि टी लिम्फोसाइट्स थाइमस में बनते हैं और बी लिम्फोसाइट्स बर्सा फेब्रिशियस में बनते हैं इन बर्ड्स और चिकन। ठीक है, और उन्होंने बताया कि जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो होते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में रिस्पॉन्सिबल। तो इससे हमें पता चल गया दो चीजें, कि हमारे पास दो लिम्फोसाइट्स हैं, टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स। दोनों कहाँ बनते हैं, थाइमस में बनता है टी लिम्फोसाइट्स, बर्सा फेब्रिशियस में बनता है बी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स कौन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, सेल्यूलर इम्यूनिटी। बी लिम्फोसाइट्स कौन सी प्रोवाइड करते हैं, ह्यूमरल इम्यूनिटी। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास 1900 में जूल्स बॉर्डेट एट पास्टर यूनिवर्सिटी एक्सपैंडेड कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूनिटी। उन्होंने क्या बोला,
उन्होंने ये जो जूल्स बॉर्डेट थे, इन्होंने पाश्चर यूनिवर्सिटी में एक्सपैंड किया ये कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूनिटी। उन्होंने बताया कि सिर्फ पैथोजेंस ही हमारी बॉडी में एंटीजन का रोल प्ले नहीं करते, नॉन पैथोजेनिक सेल्स जो होते हैं, मींस किसी और का ब्लड हमारी बॉडी के अंदर चल जाएगा, या किसी और एनिमल का ब्लड किसी और एनिमल में अगर हम इन्फ्यूज करा देते हैं तो वो एज अ एंटीजन सर्व करता है उसकी बॉडी में। तो इसके बाद हमारे पास दो थ्योरीज आई थी अबाउट द स्पेसिफिसिटी ऑफ एंटीबॉडीज, सिलेक्टिव एंड इंस्ट्रक्शनल। ये दो थ्योरीज थी। सिलेक्टिव में बताया गया अबाउट लॉक एंड की मैकेनिज्म। बोला हमारे ब्लड के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट है उनके ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं, उन रिसेप्टर्स को साइड चेन रिसेप्टर्स बोला गया, और बताया कि ये रिसेप्टर्स जो हैं वो एंटीजन से बाइंड करेंगे और उनको इनएक्टिवेट कर देंगे। नेक्स्ट बताया गया इंस्ट्रक्शनल। इसमें नेक्स्ट थ्योरी जो थी वो थी इंस्ट्रक्शनल। इसमें बताया कि एंटीजन का जो रोल प्ले है वो ही मैटर करता है एंटीबॉडी फॉर्मेशन में और उनकी स्पेसिफिसिटी में। जिस टाइप का एंटीजन होगा उसी टाइप की एंटीबॉडी फॉर्म होती है। तो इस थ्योरी में ये था। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी। तो क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी में बताया गया जैसे कि हमारे पास कोई लिम्फोसाइट है, मान लो ये कोई लिम्फोसाइट है हमारी बॉडी के अंदर, उसकी मेम्ब्रेन के ऊपर स्पेसिफिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे मान लो ये वी शेप का रिसेप्टर प्रेजेंट था और हमारे पास एंटीजन आ जाता है इस शेप का, तो ये नीचे से वी शेप्ड है, तो ये जाके क्या होगा, इसके साथ हमारे पास बाइंड हो जाएगा। मींस लिम्फोसाइट्स के ऊपर मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक होते हैं स्पेसिफिक एंटीजन के लिए, ठीक है। और ये जब इसके साथ बाइंड करेगा तो ये सेल जो होगा वो प्रोलिफरेट करेगा और कॉपीज बनाएगा, बहुत सारे सेल्स बनाएगा, अपनी क्लोन्स बनाएगा। जैसे मान लो ये और इसके ऊपर हमारे पास आ जाएंगे रिसेप्टर्स, सेम रिसेप्टर्स। तो अब सबके ऊपर ये जब रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे तो वो क्या करेंगे, वो एंटीजन से बाइंड करेंगे, मींस क्लोन्स बनेंगे तो वो एंटीजन से बाइंड करेंगे और एंटीजन्स को एराडिकेट करने में हेल्प करेंगे। तो बेसिकली यही था इस क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी में कि हमारे पास जो लिम्फोसाइट है, जो भी लिम्फोसाइट है, वो उनके ऊपर कोई ना कोई मेम्ब्रेन रिसेप्टर प्रेजेंट होता है जो कि स्पेसिफिक होता है फॉर स्पेसिफिक एंटीजन। अब मान लो इसकी जगह पे अगर कोई सर्कुलर होता एंटीजन तो वो इससे बाइंड नहीं करता, उसके लिए कोई ना कोई और लिम्फोसाइट मेम्ब्रेन रिसेप्टर प्रेजेंट होता बॉडी के अंदर जिससे वो बाइंड करता और आगे लिम्फोसाइट जो है वो अपने क्लोन्स बना के हेल्प करता है बॉडी में टू इराडिकेट द स्पेसिफिक एंटीजन। तो यही थ्योरी थी और यही आगे आज भी यूज होती है। तो ये था आज के लिए, बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे अबाउट द न्यू थिंग्स दैट आर प्रेजेंट इन क्यूबे बुक चैप्टर 1। अब इसके बाद के जो भी टॉपिक्स होंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर किए जाएंगे और आई विल ट्राई टू कंप्लीट द होल चैप्टर 1 of क्यूबे book in 2 to 3 more lectures. That's all for today. Thank you so much for watching my video. Please like, share and subscribe my channel.